जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की एक और नई क्लास में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपके एग्जाम चल रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट के 10, 11, 12 जनवरी को एग्जाम है, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 4 आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इस क्लास में हम वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले जो आपके लगातार शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्लास को कंप्लीटली वॉच कर लेना है। सारे महत्वपूर्ण और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहने वाले इस वीडियो में दोस्तों। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज का आगाज करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, आज दोस्तों मैंने दोस्तों आपके लिए दोस्तों दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में दोस्तों मैथ में जो पोर्शन है ना, एडवांस के क्वेश्चन भी ऐड किए इसमें, क्योंकि लगातार पूछे जा रहे हैं एडवांस के क्वेश्चन ज्यादातर। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का सेफ्टी मिशन कौन था दोस्तों, बताइए। मैरी कॉम, गगन नारंग, नीरज चोपड़ा या अभिनव बिंद्रा। भाई अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार जल्दी से। फिलहाल इसका आंसर आएगा मेरे भाई गगन नारंग। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है दोस्तों, बताइए। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दमन दीव और दादरा एवं नगर हवेली। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताइए। बताएंगे स्टूडेंट्स। इसका सही आंसर अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही है, लक्षद्वीप दोस्तों। ठीक है, देखो क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट करना दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हो, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब जैसे ये क्वेश्चन दोस्तों पिरामिड पर क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, एडवांस मैथ के क्वेश्चन आज मैंने अच्छे खासे इंक्लूड किए। एक पिरामिड का एक पिरामिड का आधार दे रखा है दोस्तों। आधार का क्षेत्रफल 12 मतलब 12 सेमी भुजा दे रखी है दोस्तों, भुजा दे रखी है 12 सेमी वाली। ठीक है, और संभाव त्रिभुज है ये। कौन सा? एक संभाव त्रिभुज है। तो पिरामिड की ऊंचाई 9 दे रखी है, तो पिरामिड का आयतन ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। 1/3 मल्टीप्लाई संभाव त्रिभुज का क्षेत्रफल, संबाहु का क्षेत्रफल, मैं संबाहु लिख रहा हूं दोस्तों खाली नॉर्मली। ठीक है, संबाहु का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई ऊंचाई, क्या होता है? मल्टीप्लाई ऊंचाई। ये दोस्तों आयतन का फॉर्मूला होता है दोस्तों। खाली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, कोई ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप यहां से वैल्यू पुटअप करना है। तो 1/3 एज इट इज। संबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, और भुजा कितनी देर की? 12। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 12 गुणा 12 लिख रहा हूँ। ए स्क्वायर की जगह मैंने 12 गुणा 12 लिख दिया। ठीक है, और ऊंचाई क्वेश्चन ने दे रखी 9। अब आपको खाली कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। देखो 4 या 12 होता है। ठीक है, इस 12 से ये 12 गया। अब देखो 12 नाम 108, तो 108 √3 कहीं दिख रहा है क्या? ये रहा ऑप्शन नंबर डी। तो इजी आप कर पाए, कोई डाउट तो नहीं है। जहां पर आपको डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। केंद्र राज्य शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दोस्तों? देखो अनुसूची रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। देखो अभी तक आपका एडमिट कार्ड वगैरह या डेट्स किस डेट्स में है वो नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखो दोस्तों, अगर हम नवी अनुसूची की बात करें दोस्तों, तो ये आपकी भूमि सुधार से है दोस्तों। किससे? भूमि सुधार, भूमि सुधार दोस्तों। और नवी अनुसूची को किस संशोधन के तहत ऐड किया गया था दोस्तों? आपको पता होगा, फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत इसको ऐड किया गया था दोस्तों। ठीक है, इसको दोस्तों फर्स्ट संशोधन 1951 के तहत इसको ऐड किया गया था, ये ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों मैं अगर 8वीं अनुसूची की बात करूं तो 8वीं अनुसूची दोस्तों आपकी भाषाओं से संबंधित है। क्या ध्यान रखोगे? ये भाषाओं से संबंधित है, भाषाओं से। यहां पे आप नोट करोगे ये भाषाओं से रिलेटेड है ये अनुसूची दोस्तों। ठीक है, हाँ। अब ये जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों, यहां पर आप ध्यान रखोगे इसमें दल बदल कानून है दोस्तों। क्या है? दल बदल, दल बदल। और दोस्तों ये जो दल बदल कानून से रिलेटेड है, लेकिन कौन सा संशोधन किया गया था दोस्तों बताइए, अगर आपको पता है तो यहाँ पे 52 आ, यानी 52वां संशोधन अधिनियम 1985 वाला। ठीक है, 52वां संशोधन अधिनियम 1985 वाला दोस्तों, ये दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद 11वीं आ जाएगी दोस्तों, जो पंचायती राज से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 12वीं जो नगर पालिका से संबंधित है ना। तो ये कुछ संशोधन वगैरह ध्यान रखना। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को यहाँ से सॉरी बी को लॉक करेंगे। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन। तराइन का दूसरा युद्ध कब और किसके बीच में लड़ा गया था? देखो दोस्तों, तराइन का दूसरा युद्ध आपको ध्यान रखना है, पृथ्वीराज और मोहम्मद घोरी के बीच में होता है 1192 में। पहला हुआ था दोस्तों 1191 में, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1527 में दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे। खनवा का युद्ध किसके बीच में होता? अगर अभी आपने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, इसमें ही आंसर छुपा हुआ है, बताइए। खनवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? हेमू और अकबर दोस्तों। हेमू और अकबर के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता 1556 में। ठीक है, तो दोस्तों इनके बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है दोस्तों। पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होता है दोस्तों। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच में दोस्तों। ठीक है, 1556 में, 1556 में दोस्तों। ठीक है, बाबर और राणा सांगा बिल्कुल सही दोस्तों। बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध होता दोस्तों 1527 में। 1526 में 1526 में तो 1526 में दोस्तों आप पानीपत का पहला युद्ध देखोगे दोस्तों बाबर
और इब्राहिम लोदी में दोस्तों, ठीक है, जहां पर इब्राहिम लोदी युद्ध भूमि में मारा जाता है, ठीक है। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में दोस्तों 2 युद्ध हुए थे दोस्तों। एक तो आपको दोस्तों कन्नौज का युद्ध ध्यान रखना, जिसको आप बिलग्राम का युद्ध भी कहते हो, कन्नौज या फिर बिलग्राम कह लो, कन्नौज युद्ध कह दो या फिर बिलग्राम युद्ध कह लो दोस्तों, ठीक है। ये दोनों के दोनों युद्ध दोस्तों 1515 ये 19 का लिख रहा हूँ मैं भी, 1540 में हुए थे दोस्तों, ठीक है। और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में एक युद्ध और होता है मेरे भाई, 1539 का चौसा का युद्ध, 1539 का चौसा युद्ध दोस्तों। ये 2 युद्ध आप ध्यान रख सकते हो दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये 2 युद्ध आप ध्यान में रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर आप बी ऑप्शन टिक कर ही चुके हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर कितनी हो गई थी? तो ये 5 हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, 1991 के सुधारों के बाद किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई थी दोस्तों? कृषि, रक्षा, उद्योग या सेवा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, सेवा के क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न भाई, सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे दोस्तों, बताइए? राजीव गांधी, यशवंत सिन्हा, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी? तो आंसर आएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? आतंकवाद का बढ़ना, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि करना, विदेश मुद्रा भंडार की कमी या कृषि उत्पादन में भारी गिरावट? तो आंसर आएगा विदेश मुद्रा भंडार में भारी कमी होना दोस्तों, ठीक है। हाल में ही सुप्रीम कोर्ट ने किस उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए मातृत्व अवकाश को संवैधानिक अधिकार घोषित किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय या कलकत्ता उच्च न्यायालय? तो आप लोग यहां से टिक करोगे ऑप्शन नंबर बी को, मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, हाल में ही थाईलैंड ओपन 2025 में पुरुष की 90 किग्रा वर्ग में नमन तंवर ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, बताइए। हाल में ही थाईलैंड ओपन 2025 में पुरुष की 90 किग्रा वर्ग में नमन तंवर ने कौन सा पदक जीता? बताएंगे आप लोग? तो बिल्कुल, अगर आप गोल्ड मेडल टिक कर रहे हो तो बिल्कुल सही टिक कर रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। हाल में ही एना लेना बॉर्बेक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन यहां से कवर हो गया। इनका संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी के रहने वाले हैं, जर्मनी के। ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखो, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। कहां पर हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। कहां पर? पुणे महाराष्ट्र में। पहला पॉइंट तो ये टिक करना है, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये आपको कवर कर लेना है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो ये जान रखना। और की किसने की थी दोस्तों? तो ज्योतिबा फूले आपको टिक करना है मेरे भाई। क्या टिक करना है? ज्योतिबा फूले। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी दोस्तों, आर्य समाज। यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं, आर्य समाज, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो 1828 में दोस्तों, आप ध्यान रख सकते हो कौन से? ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, ठीक है, ब्रह्म समाज। और किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, ब्रह्म समाज, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1821 में दोस्तों एक अखबार निकाला था, संवाद कौमुदी, तो वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अगली स्लाइड पर। अब ये एक और शानदार सा क्वेश्चन है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर का, यदि घन का विकर्ण आपको 10√3 लंबा है दोस्तों, दे रखा है, ठीक है, तो इसका आयतन ज्ञात करिए। देखो, विकर्ण, घन का विकर्ण क्या होता है मेरे भाई? घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण आप सभी को पता है दोस्तों क्या होता है? a√3, ठीक है, भुजा √3। और क्वेश्चन ने कितना निकाल के दे रखा है? 10√3, 10√3। तो आप ये कहोगे यहाँ से भुजा आ चुकी है दोस्तों, रूट से रूट गया। आयतन पूछा a का क्यूब, यानी 10 का क्यूब 1000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आपको आयतन पूछा, आयतन, और आयतन आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है? आयतन होता है दोस्तों भुजा का क्यूब। भुजा तो आपके पास आ चुकी है 10, तो 10 का आपको क्यूब करना है मेरा भाई। 10 का क्यूब आप सभी जानते हैं 1000 होता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खो खो विश्व कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने किस टीम को हराया दोस्तों? अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खो खो से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन में इंक्लूड करके लेके आया हूं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये किसको रहा है? नेपाल को रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अब यहां से आप लोग कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं। खो खो विश्व कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर क्या है दोस्तों? तो यहां से आप ध्यान रखोगे तेजस और तारा। क्या ध्यान रखोगे मेरे भाई? तेजस और तारा पे आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने, भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल में नेपाल को कितने अंकों से हराया दोस्तों? पुरुष के लिए बोला, पुरुष टीम ने, तो पुरुष टीम ने दोस्तों 54 से 36 अंकों से हराया दोस्तों। अब आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे, 78 से 40 ये महिला टीम का स्कोर था दोस्तों, ये खो खो में है ना, और 54 से 36 ये पुरुष टीम का स्कोर था, ठीक है। अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखो ध्यान से सुनना बस ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में आएगा करंट अफेयर के रूप में। आयोजन कहां पर हुआ? पहले खो खो कप का दोस्तों
सबसे पहले आपको ये आयोजन दोस्तों देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट कब हुआ था दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 13 मई 2025 को ये स्टार्ट हुए थे। और कहाँ पर हुए, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली। दोस्तों ध्यान रखना नई दिल्ली में हुए दोस्तों, नई दिल्ली में। ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। और आप देख सकते हैं कौन कौन सी टीम थी, 20 पुरुष की टीम थी और 19 महिलाओं की टीम शामिल हुई थी। ठीक है, विजेता कौन रहा दोस्तों, भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है दोस्तों। ठीक है, यहीं पर देखेंगे फाइनल दोस्तों किस किस के मध्य हुआ है। भारत ने पुरुष और महिला दोनों फाइनल में नेपाल को हराया दोस्तों, नेपाल को ही हराया दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये दोनों लाइनें इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में REHETORIC को 6 लिखा जाता है, गर्गिल को 4 लिखा जाता है, तो सिग्नेचर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों क्वेश्चन, बताइए। लगाइए लॉजिक, कोडिंग डिकोडिंग के काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो मैंने वही एक्सपेक्टेड पेपर तैयार किया जो आने वाले डेट्स में पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। ठीक है, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, यहाँ पे संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अधिकतर ऐसा क्वेश्चन है तो अधिकतर संख्या को काउंट करके बना करो। देखो टोटल संख्या 8 है, कितनी है दोस्तों, ये टोटल संख्या 8 है दोस्तों। अगर 8 में से 2 माइनस कर लोगे तो आपको 6 मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कितनी 6 है, 6 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पर फिर से देखो 4 मिल रहा है। आपको समझ में आ गया ना कैसा क्या करना है। अब देखो यहाँ पे काउंट करते 3 3 6 3 9, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी हो रही है दोस्तों, टोटल संख्या 9 हो रही है। और 9 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, जो ऑप्शन में दे रखा ऑप्शन नंबर बी। शानदार लॉजिक था। ठीक है, अगला प्रश्न, एक निश्चित कूट भाषा में र्यून कोड 3098 के रूप में लिखा जाता है, टर्न कोड 9630 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आपको आई के लिए कोड चाहिए दोस्तों। आई के लिए कोड क्या है, ठीक है। तो देखो दोस्तों यहां से अगर अपन ध्यान से देखेंगे आई के लिए कोड देखा पूछ रहा है दोस्तों यहाँ पे, तो सबसे पहले दोस्तों इनमें कॉमन क्या वो चीज निकाल देते। देखो यहाँ पर 3 आ रहा है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दोस्तों 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या इसमें, तो 6 बचा हुआ और 6 ही इसका कोड है दोस्तों आई के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्र उत्पाद के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, राष्ट्रीय ऋण हस्तांतरण, शेष विश्व से वर्तमान स्थानांतरण, या ऊपर से ऊपर के ये सारे सभी। तो आंसर आएगा दोस्तों शुद्ध प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर ए। भाई जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लेना। ठीक है, मुद्रास्फीति के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। मुद्रास्फीति के दौरान धन का मूल्य बढ़ता है, मुद्रास्फीति के दौरान धन का मूल्य घट जाता है, तो मुद्रास्फीति का मूल्य स्फीति के दौरान समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से सही कथन दोस्तों ये वाला है, ऑप्शन नंबर बी। मुद्रास्फीति के दौरान धन का मूल्य क्या हो जाता है मेरे भाई, घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी को आपको यहां से लॉक करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस शास्त्र नृत्य में नर्तक अपने भावों को चेहरे के भावों और हस्त मुद्राओं के से अभिव्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं स्टेटिक में दोस्तों। ठीक है, डायरेक्ट आपको बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है, घुमा फिरा के पूछ रहा है दोस्तों। तो यहां से दोस्तों कथक टिक करना दोस्तों, यूपी का क्लासिकल डांस है, एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का दोस्तों, ये क्या दोस्तों आंध्र प्रदेश का एपी शॉर्ट में लिख दूं कि आंध्र प्रदेश। कथकली दोस्तों केरल का है, केरल एक ऐसा स्टेट है जिसके 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनी अट्टम। सत्रिया दोस्तों यहां से ध्यान रखेंगे असम का दोस्तों, किसका है, असम का ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, सत्रिया के बारे में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। ये वाला बताइए, राधा और कृष्ण की कथाओं पर कौन सा नृत्य आधारित है, बताइए कौन सा क्लासिकल डांस है, सत्रिया, कथक, मणिपुरी या कथकली। सभी स्टूडेंट बताएंगे। इसका आंसर आपने सही किया ना, कथक ही है। अरे रुको, इसका आंसर हमने गलत टिक किया, माफी चाहूंगा। यहाँ पे आप यहाँ हटा लेंगे, कथक नहीं होगा, इसका आंसर कथक नहीं होगा। 1 मिनट, इसका आंसर कथकली होगा दोस्तों। चेहरे के हाव भाव प्रकट करें ना, माफी चाहूंगा। यहाँ पे आप दोस्तों कथकली टिक करेंगे, कथकली। क्या टिक करोगे मेरे भाई, कथकली है दोस्तों। ठीक है, कथकली टिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये आप करेक्शन कर लेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अगला प्रश्न, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे राधा और कृष्ण की कथाओं पर कौन सा, ये दोस्तों कथक नृत्य है दोस्तों। ठीक है, कथक नृत्य आपको ध्यान रखना, मणिपुर का है, कथकली के बता चुका हूँ केरल की। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कथक ध्यान रखना राधा कृष्ण की कथाओं पर। 13 ताली लोक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लो, ट्रिपल स्टार लगा लो, पहले आंसर टिक कर लो राजस्थान। यहीं पे दोस्तों एक तो 13 ताली नृत्य ध्यान रखना, और एक दोस्तों कालबेलिया नृत्य, जिसे सपेरा नृत्य भी कहा जाता है। कालबेलिया भी दोस्तों कहाँ का फेमस है, राजस्थान का, ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं पर मैं मतलब एरो लगा देता हूँ, राजस्थान का ही फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न, अभी दोस्तों ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, शानदार सा है, रीजनिंग का, लगाइए लॉजिक। देखो हमेशा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए थे दो छोटे नंबर से बड़े नंबर को बनाने की कोशिश करा करो। तो इन दोनों को कैसे बन सकता है, देखो 4 और 3 7 प्लस 7 है, 8 7 15, यानी मतलब इन दोनों को प्लस करके ही दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पर भी देख लो भाई, 8 और 14 की 4 कैरी 1, 9 17 1 18, यहाँ पर भी वही दे रखा है। तो देख लेते हैं कितना रहा, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 9 6 15 16 17, ये तो नहीं हो रहा, गलत हो जाएगा। 8 9 17 की 7, ये भी नहीं हो रहा है। 5 और 2 7 और 9 6 15 ये भी नहीं हो रहा है, ये वाला ही बचा है। तो बस यही आंसर है, 9 2 11 और 8 6 14 और 1 15। ठीक है, बस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा और विधानसभा में SC और ST
सीटों के आरक्षण को 70 से 80 वर्ष करने वाला संशोधन कौन सा है? शानदार क्वेश्चन है। 105वां संशोधन, 106वां संशोधन, 103वां संशोधन, 104वां संशोधन। तो आप कहोगे 104वां संशोधन है, यहां से ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है, यही से अगर अमेंडमेंट पूछा तो इन्हीं में से पूछा गया, ठीक है। तो ये तीनों मैंने भाषाओं से संबंधित मैंने आपको लिखा रखा। मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषा थी? मूल संविधान में दोस्तों भाषाएं कितनी थी? 14 भाषाएं थी, ठीक है। अब दोस्तों अब वर्तमान में कितनी? 22 भाषाएं। 14 से 22 का सफर कैसे तय किया? तो यहाँ से 14 के बाद 15वीं भाषा को, सिंधी भाषा को आपको दर्जा दिया गया 1967 में 21वें संशोधन के तहत। फिर उसके बाद दोस्तों आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये 71वां संशोधन होता है 1992 में, जिसमें मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को जोड़ा जाता है। 15 और 3 18 हो गई। और 92वां संशोधन 2003 देखेंगे, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है। 18 और ये 4 22, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ और इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे 69वां संशोधन आप ध्यान रखेंगे 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्र राजधानी का दर्जा दिया गया। 73वां संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें मैंने आपको बताया था पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है। और ये दोस्तों 24 अप्रैल 1993 को लागू की गई है। एक 74वां संशोधन अधिनियम 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, नगर पालिकाओं से रिलेटेड है। 106वां संशोधन के तहत दोस्तों 2023 में महिला आरक्षण दोस्तों 33% से लेकर 15 वर्षों तक जारी रखने की बात करी गई थी। 105वें संशोधन में देखेंगे 2021 में, इनमें राज्यों की सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने की शक्ति को बहाल किया गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। कानून के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। कानून के प्राधिकरण के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद किसमें है दोस्तों? इसका वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 300 के ए में दे रखा है दोस्तों, 300 के क्या ए में, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति देता है? इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 250, आर्टिकल 254, आर्टिकल 249, आर्टिकल 252। तो आप कहोगे आर्टिकल 250, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न ये वाला बताइए। देखो अब कुछ इंपोर्टेंट है दोस्तों, यहां पर देखेंगे दोस्तों मेजबान राज्य देखेंगे। सबसे पहले देखो ये आप ये देख रहे हैं दोस्तों, नेशनल गेम्स है दोस्तों, ठीक है। उत्तराखंड में आयोजित है दोस्तों, ये आप ध्यान रख लें पहली बार। और अवधि देखेंगे 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक है। उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। समापन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसकी थीम क्या रही है दोस्तों? संकल्प से शिखर तक दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखो, नेशनल गेम 2025 हुआ ना, उन्हीं से रिलेटेड है, एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन। शुभंकर क्या दोस्तों? इसका मौली। और दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य के पक्षी मोनाल से संबंधित है। स्थान क्या? देहरादून, ठीक है। खेलों की संख्या दोस्तों 32 खेल खेले गए, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रतिभा कितने 1000 से अधिक है। अगले खेल दोस्तों मतलब कि 2027 में होंगे 39वें खेल मेघालय में दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब यहाँ से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं आप। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस टीम या बोर्ड ने हासिल किया है? तो आप ध्यान रखिए सर्विसेज, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब ये एक दोस्तों सीपी और एमपी के रिलेशन पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। तो सीपी और एमपी के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सीपी और एमपी, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा बेसिक से समझा देता हूँ। देखो एक दुकानदार ने 12% की छूट पर एक सामान को छूट देता है और 18% का लाभ प्राप्त करता है। अब वो कहता है अंकित मूल्य तो निकालना है, लेकिन आपको क्रय मूल्य दे रखा 528। तो सीपी क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट होता है। क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट। तो 12% की छूट, तो 100 में से 12 गए तो 88% पे ये सामान यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसने कहा 18% का लाभ। तो प्रॉफिट क्या होता है दोस्तों? एमपी में क्या लिखना है? 100 प्लस प्रॉफिट होता है, 100 प्लस प्रॉफिट होता है। तो 100 प्लस 18 118। अब आप देख पा रहे हो दोस्तों 88 का मान दे रखा कितना? 528 में कितने गुना दिख रहा है ये आपको देख सकते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 8 6 बार दिख रहा है क्या? 8 6 48, 8 कैरी 4, 8 8 8 6 48 4 52। ये दोस्तों 6 गुना दिख रहा है इसका। हाँ ये 6 गुना दिख रहा है दोस्तों, कितना? 6 गुना। तो इसको भी 6 गुना करना है आपको, ठीक है। तो 8 6 48 की 8 कैरी 4, 11 6 66 और 4 70। तो 708 रुपए किसमें दे रखा? ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य है दोस्तों, यहाँ पे नृत्य है दोस्तों। ये क्या है? नृत्य है दोस्तों। कालबेलिया नृत्य जिसे सपेरा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, किस राज्य का प्रसिद्ध है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट से टिक कर लेंगे आप लोग आंसर, राजस्थान। अब देखो कुछ इंपोर्टेंट नृत्य देखेंगे आप लोग। आंध्र प्रदेश के भामकल्पन, दम्पू और धीमसा नृत्य ध्यान रखोगे। गुजरात के घेरिया, सिद्धि धमाल, पटिहारी, गरबा, लास्या, टिप्पाली ध्यान रखोगे। महाराष्ट्र के लावड़ी, पोवड़ा, गोरीचा, तमाशा नृत्य ध्यान रखोगे दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय बेलन की परिधि दे रखी 176, उसकी ऊंचाई 12 दे रखी है। तो संपूर्ण और पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आपको पता ही होगा दोस्तों इसकी जो परिधि होती है दोस्तों कितनी होती है? 2 पाई आर। कितनी होती है मेरे भाई? 2 पाई आर। आपको कितनी देर की? 176। यहाँ पे दोस्तों आप त्रिज्या निकालोगे दोस्तों, इसमें पाई में 22 छुपा हुआ है, 22/7 है ना। तो 22 से आप काटोगे इसको, कितनी बार? 22 8 176 होता है। और 7 गुणा 7 14, 7 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो 2r बराबर 56 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2r बराबर 56। तो r का मान आप लेके आ चुके दोस्तों 28 आ चुका है दोस्तों, ठीक है।
ठीक है दोस्तों। अब ये कैसे आया दोस्तों, मैंने 22/7 था, 22 से मैंने 176 को काट दिया 8 बार, और नीचे जो 7 बचा था ना, 7 भाग में था, इधर आके गुणा हो गया, 8 से 56 हो गया, और 2 बार बराबर 56 हो गया, इससे 2 से भाग दिया, 28 आ गया। ठीक है, अब आपको ये पता है इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है दोस्तों बेलन का, वो कितना होता है, तो आप ये कहोगे 2 पाई आर आर प्लस एच। दोस्तों इतनी रामायण ना करनी होती तो आप दोस्तों स्मार्ट अप्रोच लगाते, क्या लगाते, 17 इसमें देखो आपको लास्ट में क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या है 2 पाई आर, पाई का मान 22/7, यानी कि आंसर हमारा 11 का मल्टीपल होगा। तो ये लॉजिक आप लगा के एक झटके में क्वेश्चन तोड़ सकते थे। जैसे यहाँ पे देखोगे 7 और 4 11, 6 ये नहीं है, 7 और 4 11 यही आंसर है, 7 5 12 13, 13 में 4 ये नहीं आंसर होगा, 7 कितने 6 6 12 13 और 13 में 4 ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी आ गया। आप यहाँ से लगा सकते हो, नहीं निकालना तो पूरा सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ तो 2 पाई आर का मान तो आपको पता चल गया कितना है दोस्तों, 176 है। यहाँ पे कितना देख लिया 176, तो यहाँ पे पूरा 176 लिख लो। और यहाँ पे देखो आर आपने भी कितना निकाला, आर आपने 28 निकाला, और एच तो क्वेश्चन ने दे रखा है, कितना दे रखा है, ऊंचाई 12 दे रखी है। ठीक है, इतनी 12 दे रखी है। अब इनको जोड़ोगे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, 176 में आप लोग अगर 40 का मल्टीप्लाई करोगे दोस्तों, तो आंसर क्या आएगा 70 40, ऑप्शन नंबर बी। अब वो आपके ऊपर है दोस्तों कि आप ऑप्शन से उड़ाना चाहते हैं या ऐसे उड़ाना चाहते हैं। जब एक ही ऑप्शन फंस रहा है तो इतनी मेहनत क्यों करो, फटाफट से ऑप्शन से उड़ाओ ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फोटो की ओर एक स्त्री, देखो एक फोटो में एक स्त्री को इशारा करते हुए विमल कहता, कौन कहता, विमल, वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र पुत्र यानी मेरे पिता की पुत्री है, मेरे पिता की पुत्री है। बताइए विमल का उस स्त्री से क्या रिश्ता है। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, मेरे पिता की पुत्री क्या कहेगी, मेरी बहन होगी। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन ने पूछा क्या, ये देखो विमल का उस स्त्री से क्या संबंध है, तो स्त्री उसको क्या कहेगी दोस्तों, विमल को भाई कहेगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 में से 3 अंग्रेजी वर्णमाला में अपने स्थान पर किसी तरह से समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है। वो कौन सा है जो जिसका समूह नहीं बनता दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, बी आता है 2 पर, ई आता है 5 पर यानी +3 हुआ है, एच 8 पर आता है, के 11 पर आता है +3 हुआ है, डी 4 पर आता है, जी 7 पर आता है +3 हुआ है। ठीक है, +3 हुआ है, डी 4 पर, हाँ, और यहाँ पे आई 9 पे आता है, आर 18 पे आता है, यही आंसर है हमारा। ठीक है, क्योंकि यही अलग है, क्योंकि ये 9 है और वो 18, यहाँ पे 9 का अंतर है, लेकिन इन सब में 3 का अंतर आ रहा है, तो यही सबसे भिन्न है और यही डिफरेंट है, यही प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 200 में आप अपने विवेक अनुसार वाक्य का क्या मतलब, कहने का मतलब यह है कि जो अनुच्छेद 200 है वो किससे रिलेटेड है। राज्यपाल को तुरंत निर्णय लेना होगा। दूसरा ऑप्शन, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। तीसरा ऑप्शन, राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के से कार्य करने बाध्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे विवेक के अनुसार दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के करने के लिए कार्यबद्ध है दोस्तों राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है, आर्टिकल 200 ये कहता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों से निलंबित है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप करेक्शन करेंगे, यहां पर 358 है, यहाँ पे 350, मैं यहाँ पे सही से लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसा है 358 से लेके दोस्तों 359। ठीक है, तो यही आंसर है प्रश्न का, इसीलिए कह रहा हूँ 359, इसको 59 लिखो, 359। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप करेक्शन करेंगे, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ 359 है, 1 मिनट, हाँ ये 359 है, क्योंकि प्रश्न का आंसर यही है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ी हमारी टीम ने यहाँ पे 5 की जगह 8 लिख दिया, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर डी में ये वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, अनुच्छेद 300A किस अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, या विधि के प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित न किए जाना। तो इसका आंसर दोस्तों ये वाला आएगा, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। या तो दोस्तों आपने संपत्ति के अधिकार को दोस्तों आर्टिकल संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन है ना 1978, उसके तहत दोस्तों इसको हटा दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। हल के प्रमाण किस सिंधु घाटी सभ्यता से, सिंधु के किस स्थल से मिले दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के, इंपोर्टेंट है। लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। देखो आज मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जिसमें कल की शिफ्ट में और आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आंसर टिक करेंगे कालीबंगा दोस्तों। ये कहां पर है दोस्तों, हनुमानगढ़ में दोस्तों। कहां पर है, हनुमानगढ़ दोस्तों। यहीं से दोस्तों जुते हुए हल्के साक्ष्य मिले दोस्तों। ये कहां पर है, राजस्थान में दोस्तों। कहां पर है, राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, और ये नदी किस नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी। किस नदी के तट पर विकसित है ये सभ्यता, घग्गर नदी दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इसका शाब्दिक अर्थ क्या, काली चूड़ियां, और इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी दोस्तों। ठीक है, अब मैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट लेके आया हूं जो कल की शिफ्ट में और आज की शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें से दोस्तों कल और आज की शिफ्ट में दोस्तों ये वाला क्वेश्चन पूछा, कृषि के साक्ष्य। आज भी पूछा दोस्तों, कल वाली शिफ्ट में भी पूछा है, जो मेहरगढ़ यूपी से मिले, सॉरी मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिले। ठीक है, और जो पशुपालन के साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ एमपी से मिले। याद कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको भी पूछा जा सकता है। धान की खेती के लिए साक्ष्य दोस्तों कोल्डी हवा प्रयागराज से प्राप्त हुए, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
यहीं पर अगर मैं बात करूं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य दोस्तों चन्हु से मिले, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं से ध्यान रखोगे, 3 युगल समाधि के साक्ष्य दोस्तों, 3 युगल समाधि के साक्ष्य दोस्तों लोथल से मिले दोस्तों, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, कहां पर है, गुजरात में दोस्तों, 3 टीलों में, ये तो नहीं, सॉरी ये नहीं है, धोलावीरा 3 टीलों में विभाजित है, ठीक है। तो लोथल दोस्तों गुजरात में, ये चीज आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ, यहीं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए मैंने फैक्ट निकाल के अलग रखे ताकि इन्हीं में से एग्जाम में कोई पूछे तो यहीं से देखने को मिले, ठीक है। तो आज का सेशन फिलहाल यहीं पर वाइंड अप करेंगे दोस्तों। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आप बता सकते हैं। अगर और भी कुछ है क्या, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, अकबर के निर्माण कार्य और है दोस्तों, देखो अकबर के निर्माण कार्य में ध्यान रखोगे, फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाई, ठीक है, इसको राजधानी भी बनाया था। इबादत खाना अकबर ने बनाया, आगरे का लाल किला अकबर ने बनवाया, लाहौर और इलाहाबाद के किले अकबर ने बनवाया, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया, ठीक है। और भी एक और है, शाहजहां के निर्माण कार्य देख लो, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया, जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई, मोती मस्जिद जो आगरा और लाहौर में, ये मतलब जामा मस्जिद और मोती मस्जिद, जामा मस्जिद आगरा में और ये मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है। और शालीमार बाग और मयूर सिंहासन ये शाहजहां ने बनवाए। तो ये कुछ शाहजहां के निर्माण कार्य हैं दोस्तों, और अकबर के निर्माण कार्य अच्छे से याद कर लेना, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। मेरे भाई सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। देखो आज मैंने एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन रखे ना, वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार से, ठीक है, इन्हीं पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए जिनके भी आगामी डेट्स में एग्जाम है, जैसे 10, 11, 12 में एग्जाम है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शेयर कर लो भाई, ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करो जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है 10, 11, 12 में दोस्तों। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक मेरे भाई ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो। और मेरे भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। अब जल्दी दोस्तों आपके लिए ये एएलपी और ये क्या नाम है, एसएससी जीडी के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली इसी चैनल पर दोस्तों, ठीक है। अगर आप तैयारी करें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे भाई अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस क्लास की तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले दोस्तों 8, 8:30 बजे ग्रुप डी की क्लास आएगी, वो भी देख लेना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत।